राहुल ने क्या किया? राहुल ने ये साबित कर दिया कि क्या किया नहीं जा सकता। सबसे खराब चीज होती है किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए निराशा। देश में एक जो निराशा का वातावरण था उसको राहुल ने तोड़ दिया। अपनी 4.5 महीने की यात्रा में उन्होंने ये बता दिया कि अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और मैं उसको करके दिखा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पैगाम है। देखिए, ये जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ चीजें बहुत पहले से शुरू हो गई थी। 2014 में चुनाव जीते थे मोदी जी, और 2014 के आखिर में असहिष्णुता के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था, और वो लेखकों ने किया था, वो पत्रकारों ने किया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से पहली आवाज उठी थी, पुरस्कार वापसी हुई थी। ये 2015 की बात है, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से एक पत्रकारों का, लेखकों का, कवियों का एक प्रतिनिधिमंडल पैदल चलते हुए जुलूस की शक्ल में साहित्य अकादमी के दफ्तर गया था। और वहां पे बड़ी मजेदार बात हुई थी कि दूसरे लोग भी वहां पे आ गए थे, और जिनसे लेखक तो एक दो ही थे, बाकी बहुत सारी भीड़ आ गई थी, और वो पत्रकारों से और लेखकों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लेखकों ने शांति रखी और अपनी बात कही। तो ये एक आंदोलन की शुरुआत ये 2014 और 2015 से शुरू हो गई थी, असहिष्णुता के खिलाफ। वही आज असहमति की बात है, वही आज नफरत की बात है, वो सब एक ही चीज है। और उस पत्रकारों के और लेखकों के आंदोलन के बाद ही सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट से जाके पैदल चलते हुए कांग्रेस के एक सारे एमपीज को ले जाके, उसमें कुछ विपक्ष के लोग भी शामिल थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। तो आप याद कीजिए, उसी के खिलाफ एक और फिर उन्होंने काउंटर प्रदर्शन करवाया था, जिसमें अनुपम खेर थे, अनुपम खेर ने प्रदर्शन किया था। तो ये शुरुआत हो चुकी थी, मगर बीच में क्या हुआ कि सारी चीजें इस तरह दबा दी गई, रोक दी गई। फिर बीच में 3 साल का तो ये कोरोना का समय भी आ गया। तो लोग जो हैं, जिसे कहते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठ गए, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो राहुल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि नहीं, अगर हिम्मत आदमी कर ले, अगर आदमी ठान ले, तो देश की जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। हर बार ऐसा ही होता है कि एक आदमी खड़ा होता है और उसके साथ फिर भीड़ बढ़ती चली जाती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था एकला चलो। तो सब साथ आते चले जाते हैं। तो ये जो आप 30 तारीख की बात कर रहे हैं, 30 तारीख के बाद निश्चित ही रूप से देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आना तय है। आज की स्थिति यह है कि जब हम बात करते हैं बीबीसी की फिल्म की, तो ये जो बीबीसी की फिल्म है, इसका एक मैसेज और है कि चीजें कभी छुपती नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा इसका एक मैसेज ये है कि जो भी करेगा मोदी जी की राह पे, या असहिष्णुता की राह पे, या हिंसा की राह पे, देश में और भी लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पार्टियों के लोग या सत्तारूढ़ पार्टियों के लोग और भी ऐसे थे जो अपने आप को मोदी जी से बड़ी लकीर दिखाने के लिए बुलडोजर की बात करते थे, ठोक दो की बात करते थे। तो उनके लिए भी एक मैसेज है, और मैं समझता हूं कि वो समझ रहे होंगे इस बात को कि अगर उन्होंने एक हद से बाहर जाके किया, तो आज नहीं तो कल वो चीजें लोगों के सामने आएंगी आएंगी, और उसका नुकसान ही नुकसान होगा। आज चाहे मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, आज जो भी हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक सबक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की एक बड़ी शानदार चमकती हुई छवि थी, जो हमारे युवाओं ने बनाई थी। आईआईटी के लोग थे, मेडिकल के लोग थे, आईआईएम के लोग थे। बाहर जाके नेहरू का सिद्धांत था पंचशील का, नेहरू का सिद्धांत था निर्गुण आंदोलन का, गांधी की अहिंसा। तो आज भी हर जगह गांधी जी की मूर्ति है, और सब जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, सबसे पहले गांधी जी को भी प्रणाम करते हैं। तो भारत की छवि जो है दुनिया भर में एक बड़ी उज्जवल किस्म की छवि थी। आज उस पर निश्चित रूप से डेंट लगे हैं, और ये फिल्म जो है, दोनों पार्ट आ गए हैं, भारत में तो देखी जा रही है, दुनिया भर में देखी जा रही है। तो ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है कि हमारी कौन सी छवि बन रही है। एक तरफ हम दुनिया भर में शांति सेना पहुंचाते हैं, भारत की शांति सेना की बड़ी साख है दुनिया भर में, कि जहां भारत की शांति सेना जाती है तो वहां वो शांति सेना उसी देश में जाती है, 2 या 3 पक्षों के बीच में कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो सबको एक नजर से देखते हुए
बराबर के साथ में वह शांति स्थापित करती है। तो ये सारी चीजें आज इस फिल्म के माध्यम से जब आती है तो लोग देखते हैं कि अरे खुद सरकार जो है वो असहिष्णु है, वो एक वर्ग के प्रति एक खास रवैया अपनाती है, वो हिंसा को सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छी बात नहीं है। और यही मैसेज जो है फिल्म के जरिए लोगों में जा रहा है कि देखो आज बात छुप जाएगी, 2002 की बात है, छुपी रही, दबी रही, आई सामने। प्रधानमंत्री जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे उनकी यात्राओं पे बैन लगा, उनको वीजा नहीं मिला। तो आज भी अगर कोई करेगा, जो लोग बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे थे संगठन के तौर पे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के लिंचिंग का सपोर्ट करके, तो उनके लिए भी यह खतरा है हमेशा के लिए। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि विपक्षी एकता का जो संदेश है वो कांग्रेस को और क्लियरली देना पड़ेगा। ये जो तीसरा मोर्चा है, तीसरे मोर्चे का स्पष्ट मतलब है कि वो जितना बीजेपी के खिलाफ है उतना ही कांग्रेस के। जो शब्द अखिलेश यादव ने कहे थे कि कांग्रेस और भाजपा एक हैं, मायावती भी शब्द इस्तेमाल नहीं करती थी, मायावती भी कहती थी एक जैसे हैं, अखिलेश ने कहा एक है। बाद में भी बताया हमारे साथी ने कि वो उससे कुछ उन्होंने बदलाव किया है या उसके लिए कुछ चेंज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि वो अपने राज्य में कांग्रेस को रोकने के लिए अगर नेशनल स्तर पे कांग्रेस का विरोध करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। और बीजेपी को फायदा का मतलब है कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई, बीजेपी तीसरी बार आ गई, तो कांग्रेस तो बनी रहेगी, बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस को खत्म करना संभव नहीं है, मगर ये रीजनल पार्टियां जो है ये पूरी तरह निपट जाएंगी, इनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। और ये बात वो समझ रहे हैं कि उनके लिए अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा वहां पे। क्योंकि जिस तरह से दक्षिण में बीजेपी बढ़ रही है तो किसकी कीमत पे बढ़ रही है? कांग्रेस तो सिमट चुकी थी ना, दोनों जो रीजनल पार्टियों ने वहां जगह बना ली थी। तमिलनाडु में स्टालिन ने जगह बना ली है, तो वहां पे आंध्रा में इनके बेटे जगन रेड्डी ने जगह बना ली है, या तेलंगाना में केसीआर ने जगह बना ली है। तो वहां पे अगर बीजेपी जगह बनाएगी तो उन्हीं पार्टियों की कीमत पे बनाएगी। कांग्रेस को जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, कांग्रेस का इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, 44 सीटों से कम कांग्रेस की नहीं आएंगी अब। तो ये बातें रीजनल पार्टियां समझ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा कि सब साथ आओ। सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है मोदी जी को हटाना, केंद्र से भाजपा की सरकार हटाना। और किस लिए हटाना, वो उन्होंने संदेश दे दिया है कि इसे हटाने के लिए हम बात नहीं कर रहे। वो नफरत फैला रहे हैं, वो हिंसा फैला रहे हैं, वो देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। चीन का अभी जो लेटेस्ट आया है कि हम करीब आधी अपनी जो निगरानी चौकियां थी वहां जा नहीं पा रहे जी। इस बात को मीडिया दबाया जा रहा है। ये जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा दोषी जो इसमें होगा वो मीडिया ही होगा। ऐसी कभी स्थिति नहीं आई थी। हम आज दूसरे तमाम इश्यूज उठा के और चीन की बात को दबा देते हैं, हमसे मतलब मीडिया, और लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज आधी चौकियों के ऊपर जिन पे हम निगरानी करते थे, जहां हम जाते थे, हमारी फोर्सेस जाती थी, वहां हम जा नहीं सकते। ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की जो हमारी ताकत है, सार्वभौमिकता है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और राहुल ने ये साबित कर दिया कि अगर आदमी खड़ा हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। और राहुल खड़े हुए हैं और एक निर्भय के तौर पे, एक हिम्मती आदमी के तौर पे उन्होंने पूरे देश को मैसेज दिया है। और निश्चित ही रूप से 30 के बाद भी इसका अच्छा परिणाम होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, 30 को राहुल को बड़ा स्पष्ट मैसेज देना पड़ेगा। और 30 को देखते हैं कौन कौन से विपक्षी दल वहां श्रीनगर में आते हैं। आप भी वहां होंगे, आप जा रहे हैं तो आप खुद देखिएगा और रिपोर्ट करिएगा कि 30 तारीख को वहां पे कौन कौन से विपक्षी दल आते हैं और वो लोग क्या संदेश देते हैं, किस तरह विपक्षी एकता की बात करते हैं। जी शकील भाई, जी राजीव जी।